Good morning, students and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 27th of September 2022, Tuesday. Before starting the discussion, if you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is we must be willing to let go of the life we planned so as to have the life that is waiting for us. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, और इसके ही साथ हम पेज नंबर 4 पर दिए हुए भी 3 आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं पहला आर्टिकल क्या है। मार्केट राउट्स एक्सटेंड टू फोर्थ डे ऑन राइजिंग डॉलर। Indian equity market or domestic stocks tumble for a fourth consecutive sessions on Monday. It's been approximately 4 days when the US Federal has increased the interest rate, और उसके बाद से डॉलर इंक्रीज होना शुरू हो गया था, डॉलर स्ट्रेंथन होना शुरू हो गया था। तो कल यानी मंडे को इंडियन स्टॉक मार्केट में चारों कॉन्जिक्यूटिव सेशन में जो डोमेस्टिक स्टॉक्स रहे उन्होंने डिक्लाइन और डेप्रिसिएशन रजिस्टर किया। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में भी वही सेम इम्पैक्ट देखने को मिला था बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग डॉलर स्ट्रेंथ एंड ट्रेजरी yield. So increasing dollar strength and treasury yield has actually created a rout in global market, जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के जो डोमेस्टिक स्टॉक्स हैं उनके वैल्यूएशन पर देखने को मिला। और जिस तरीके से यूएस फेडरल रिजर्व का एग्रेसिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस रहा है, उसको देखते जो 2 साल के ट्रेजरी नोट्स हैं वो 15 साल के अपने सबसे हाईएस्ट ईल्ड पर पहुंच गया, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.2। और जो 10 साल के बॉन्ड से जो 10 साल का ट्रेजरी नोट है उसका ईल्ड अप्रॉक्सीमेटली 3.8, जो कि 11 साल का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और अगर हम यूएसडी की बात करें, डॉलर की बात करें, तो डॉलर कंटिन्यू स्ट्रेंथन हो रहा है अगेंस्ट द मेजर करेंसीज और अगेंस्ट द मेजर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज इंडिया, वेदर इट इज़ अ इंडियन रुपी और ब्रिटिश पाउंड। तो जो मोस्ट ग्लोबल करेंसीज हैं दे आर ऑल आर डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट द यूएस डॉलर। और जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो यूएस बॉन्ड मार्केट है वो अब सिग्नल करने लगी है रिसेशनरी कंडीशंस को लेकर के, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर पुलिंग बैक देयर असेट्स, देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रिस्की असेट्स जस्ट लाइक इमर्जिंग मार्केट। तो ये जो पुल बैक हो रहा है इमर्जिंग मार्केट से, जो एफपीआईज इमर्जिंग मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ रही है। जो डोमेस्टिक करेंसी से इंडियन रुपी इन केस ऑफ इंडिया उसकी सप्लाई बढ़ रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है। अगर सेंसेक्स की बात करें, सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 1.6% का फॉल देखने को मिला, क्योंकि जो यूएस के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या जो वर्ल्ड वाइड जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं उनका ये कहना है कि जो यूएस बॉन्ड मार्केट है दैट इज शोइंग द रिसेशनरी कंडीशंस, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर पुलिंग बैक देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रिस्की असेट्स जस्ट लाइक इमर्जिंग इकोनॉमीज। जो इमर्जिंग मार्केट्स है वो अपने इन्वेस्टमेंट को एग्जिट कर रहे हैं। तो जो एफपीआई एग्जिट देखने को मिल रहा है इमर्जिंग मार्केट से, मोर स्पेसिफिकली इन केस ऑफ इंडिया, उसकी वजह से जो इंडियन रुपी है उसकी सप्लाई मार्केट में बढ़ रही है, उसकी डिमांड कम हो रही है, और जो डॉलर है उसकी डिमांड बढ़ रही है, जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, और जिसका इम्पैक्ट हमें इंडिया के डोमेस्टिक स्टॉक्स पर भी देखने को मिल रहा है। इंडिया का जो सेंसेक्स है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.6% तक फॉल किया, मंडे को अप्रॉक्सीमेटली 57,145 पॉइंट्स पर क्लोज हुआ, एंड दिस पॉइंट इज द लोवेस्ट सिंस जुलाई 27, and this 30 share index has approximately shed the 2574 पॉइंट, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 4.3% का शेड ऑफ देखने को मिला सेंसेक्स में। यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी में भी देखने को मिला, निफ्टी में भी अप्रॉक्सीमेटली 1.8% का फॉल देखने को मिला। Broader markets are underperforming with small caps and mid cap indices crashing over the 3%। तो जो भी इंडियन रुपी में फॉल हो रहा है, यूएस डॉलर में सर्ज देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से ग्लोबल मार्केट्स आउट हो रही हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमें इंडिया के डोमेस्टिक स्टॉक्स पर देखने को मिल रहा है। अगर वो वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात करी जाए, सो वीआई इंडेक्स रोज टू 6.1%, दैट इज क्लोज टू नियर 22। और अगर वी आई इंडेक्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में वी आई एक्स बोलते हैं, लेकिन इसका जो फुल फॉर्म होता है
वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। तो अगर VIX में इंक्रीज होता है तो दिस इंक्रीज सजेस्ट द मोर टर्बुलेंस अहेड इन द मार्केट। और जिस तरीके से VI इंडेक्स 6.1% तक इंक्रीज हो चुका है तो उसका सीधा इम्पैक्ट कि आगे आने वाले टाइम में जो ग्लोबल मार्केट है, जो डोमेस्टिक मार्केट है, उसमें और ज़्यादा डिसरप्शन और ज़्यादा टर्बुलेंस देखने को मिलेगा। अगर इंडियन रुपी की बात करें, बिकॉज ऑफ द US फेडरल मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग स्टांस, द इंडियन रुपी हैज़ clocked the mark of 81.62, and this is the time low फर्स्ट ऑल टाइम लो इन केस ऑफ इंडियन करेंसी। तो इंडियन रुपी जो है वो अपने 81.62 के मार्क पर पहुंच चुका है। और अगर 10 ईयर्स के बेंचमार्क गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उसकी जो यील्ड है वो 7.36% तक शूट अप हो चुकी है। अप्रॉक्सीमेटली 30 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज हमें केवल फोर्थ नाइट में देखने को मिला। And all this disruption into the domestic market is just because of the hawkish stance adopted by US Federal. So top nifty losers: Tata Motors, Hindalco, Adani Ports, Maruti Suzuki and E-Motors. और अगर मेजर वर्ल्ड इंडाइसेस की बात करें तो डो जोन्स में भी, S&P में भी, नैस्डैक में भी, सब में हमें फॉल देखने को मिला, सब में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिला। यूरोप की जो इंडाइसेस है दैट इज़ FTSE 100, यूरो स्टॉक्स 50 PR, इनमें भी वही सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। एशिया के जो बड़े बड़े इंडाइसेस हैं, मेजर इंपॉर्टेंट इंडाइसेस हैं, उन सब ने भी डिक्लाइन ही रजिस्टर किया है। एंड दिस ऑल डिक्लाइन इज समवेयर इंडिकेटिंग दैट येस वर्ल्ड इज गोइंग टू द इकोनॉमिक रिसेशन। अब देख लेते हैं अदर न्यूज़ जो कि पेज नंबर 4 पर दी हुई है और इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। रुपी एंड बियॉन्ड 81 पर डॉलर फॉर फर्स्ट टाइम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि US फेडरल के हॉकिश इंस्टांस के बाद जिस तरीके से डॉलर की डिमांड बढ़ी है और जो डोमेस्टिक करेंसीज़ हैं, जो इमर्जिंग मार्केट की डोमेस्टिक करेंसीज़ हैं, उनकी सप्लाई और बढ़ी है और डिमांड कम हुई है, उसको देखते हुए उसकी वजह से जिस तरह से डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है डोमेस्टिक करेंसीज़ में, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें इंडियन करेंसी में क्लियरली विजिबल हो रहा है। इंडियन करेंसी या इंडियन रुपी जो है वो अपने अभी तक के सबसे लोवेस्ट पॉइंट पर पहुंच गया, दैट इज 81.62 इंडियन रुपी पर USD डॉलर। तो अप्रॉक्सीमेटली 64 पैसे का डिक्लाइन देखने को मिला केवल और केवल मंडे में। और ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेंड है ये सिर्फ इंडियन करेंसी के ही केस में हमें देखने को मिल रहा है या इंडियन रुपी के केस में, जितने भी अदर जो इमर्जिंग मार्केट करेंसीज़ हैं उनमें भी यही सेम ट्रेंड देखने को मिल रहा है। इसी के साथ एक और न्यूज़ दी हुई है, जब भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट होता है, डोमेस्टिक करेंसी डेप्रिशिएट होती है, तो ऐसा कहा था जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फ़ायदा होता है। एक्सपोर्ट जो होता है वो हमारा चीप हो जाता है, तो चीप हो जाता है तो मीन्स कॉम्पिटेटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एक्सपोर्ट बढ़ता है। उसको लेकर के हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं वो कंटिन्यूसली कहते आ रहे हैं कि दिस रुपी फॉल मे और मे नॉट हेल्प फॉर द एक्सपोर्ट। यही सेम बात हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी रिपीट करी है। उन्होंने मंडे को बोला है कि डेप्रिशिएटिंग इंडियन रुपी डजंट मीन दैट आवर एक्सपोर्ट इज गोइंग टू इंक्रीज। हो सकता है ये जो इंडियन एक्सपोर्ट्स है उसको थ्योरेटिकली हेल्प करता हुआ दिख रहा है, पर जिस तरीके से इस समय ग्लोबल रिसेशन की कंडीशन आई है, जो ग्लोबल डिमांड है वो बहुत ज़्यादा स्लम्प अप है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट में डिमांड ही नहीं है तो चाहे कितना भी इंडियन रुपी डेप्रिशिएट हो जाए, चाहे कितना भी एक्सपोर्ट इंडिया का कॉम्पिटेटिव हो जाए, डिमांड है ही नहीं तो खरीदारी भी नहीं होगी, तो एक्सपोर्ट हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगा एज पर आवर फाइनेंस मिनिस्टर। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, इसको भी हम ही कवर करेंगे। रुपी लूजेस 10% वर्सेस USD ओवर अ ईयर, FX रिजर्व फॉल टू नियर 2-year लो। तो अभी तक जो लास्ट US फेडरल ने अपना मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग साइकिल करी है, उससे पहले इंडियन में अप्रॉक्सीमेटली 6% का फॉल देखने को मिला था। पर जो लास्ट 5 डेज पहले US फेडरल ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए, उसकी वजह से इंडियन रुपी भी फॉल किया जस्ट लाइक अदर इमर्जिंग मार्केट करेंसी। और अभी तक का इस साल का अप्रॉक्सीमेटली 10% का फॉल देखने को मिला है इंडियन रुपी में अगेंस्ट द USD। और अगर हमारा इंडियन रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है तो डेफिनेटली जो हमारे इंपोर्ट्स हैं वो कॉस्टली होते चले जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ अब इंडियन रुपी ज़्यादा हमें एक पर्टिकुलर एक्सपोर्ट के लिए, जिसके लिए पहले हम 50 रुपये या 60 रुपये पे कर रहे थे, अब हमें उसके लिए 80
या 81 रुपये पे करने हैं, तो डेफिनेटली आवर इम्पोर्ट्स बिल विल शूट अप, जिसकी वजह से जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कॉस्टली होता है, वो फॉल करता जा रहा है। और ऐसा कहना है कि अब तक के अपने 2 ईयर्स के सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया है इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डेप्लीट हो रहा है एज पर द डेटा। अगर बात करें, कई लोग ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है तो इनका इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका भी वैल्यूएशन बढ़ना चाहिए, बट जो मोस्ट ऑफ द डिप्लीशन देखने को मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में वो देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ द आरबीआई इंटरवेंशन, क्योंकि आरबीआई कंटिन्यूसली करेंसी मार्केट में इंटरवेंशन कर रही है, डॉलर को सेल कर रही है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द इंटर करेंसी। और आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से बहुत ज़्यादा डिप्लीशन देखने को हमें मिल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, रादर देन imports bill or any other currency related fluctuations। तो ये न्यूज़ रही ऑल अबाउट द इंडियन रुपी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप जो कि पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। फॉरेक्स रिजर्व श्रैंक फास्टर देन ड्यूरिंग 2008 क्राइसिस टेपर टेंट्रम। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व है उनमें फॉल देखने को मिल रहा है और मेजर रीज़न उसका आरबीआई के इंटरवेंशन है। एज पर द डेटा, अगर डेटा देखा जाए तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंडिया का फास्ट स्पीड से डिप्लीट कर रहा है। इवन 2008 में जो क्राइसिस आई थी उस समय जो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पर इम्पैक्ट पड़ा था उससे भी ज़्यादा पेस में इस बार जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज है वो डिप्लीट कर रहा है। तो आरबीआई कंटिन्यूसली इंडियन रुपी को शील्ड करने में लगा है, जिसकी वजह से वो फॉरेन मार्केट या करेंसी मार्केट में कंटिन्यूसली डॉलर को सेल कर रहा है, जिसका इम्पैक्ट हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर देखने को मिल रहा है। एंड दिस इज द ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, टेपर ट्रेंड एंड द करंट फेज। 2008 में अप्रॉक्सीमेटली ये फॉल देखने को मिला था, 309 से 252 तक का फॉल 2008 की क्राइसिस की वजह से हमें देखने को मिला था। देन 2013 में अप्रॉक्सीमेटली 21.56% का फॉल हुआ था, 296 से डिक्रीज होकर के इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो 274 तक पहुंच गया था। 2008 में 57.7% का फॉल था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, 2013 में 21% का। और करंट फेज जो चल रही है, जो ग्लोबल रिसेशन की हेडविंड्स चली है बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन क्राइसिस, उसकी वजह से जो फॉल है वो उसका रेट है अप्रॉक्सीमेटली 85.88%। तो इस बार जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लेशन हो रहा है वो पिछली 2 रिसेशनरी कंडीशन से भी ज़्यादा है। हालांकि अगर हम रुपी डेप्रिसिएशन को देखें तो रुपी का जो डेप्रिसिएशन है वो कम है इन कंपैरिजन टू द लास्ट 2 फेजेस ऑफ रिसेशन, बट instead of this low fall or the less fall in Indian rupee, the reserves are depleting so fast। रीज़न क्लियर है, आरबीआई जो है वो एग्रेसिवली इंटरवेंशन कर रहा है फॉरेन या करेंसी मार्केट में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट स्लिप, S&P OECD retained financial year 23 forecast of GDP growth. Instead of so many global recessionary wind, instead of its impact on stock market, currency market, bond market in India, the S&P and OECD is still retaining the forecast of GDP growth of India। तो जितना भी जो एक्सटर्नल डिमांड है इंडिया के गुड्स एंड सर्विसेज की फॉल कर रही है, उसके बावजूद भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड एंड पुअर ने इंडिया की जो ग्रोथ फोरकास्ट है फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए उसको रिटेन करके रखा या अनचेंज्ड किया है। कितना फोरकास्ट किया है? ओईसीडी का जो फोरकास्ट है वो 6.9% है और जो एसएनपी का है वो 7.3% है रिस्पेक्टिवली। और दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर जो इंडिकेटर है इंडिया में, कौन सा इंडिकेटर? कंजप्शन। बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग कंजप्शन इन इंडिया, दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट चेंजिंग द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट। उनका ये कहना है कि स्ट्रॉन्ग कंजप्शन देखने को मिलेगा सर्विसेज एंड गुड्स में, जो कि कंटिन्यू रहेगा पूरे पीरियड तक, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट है वो भी इंक्रीज करेगा, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी इंक्रीज करेंगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 of Business Standard। Gencos procures 6% of order value from CIL import tenders। Gencos means power generating companies. The power generating companies have picked up 5.8% of order value from the coal import tender placed by Coal India over the last 2 months।
तो CIL यानी कोल इंडिया ने जितना भी ऑर्डर प्लेस किया था कोल का, उसका अप्रॉक्सीमेटली 5.8% जो है वो पावर जनरेटिंग कंपनीज जो है वो पिकड अप कर चुकी हैं एज पर द CIL एग्जीक्यूटिव। तो कितना टेंडर हुआ था? अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन टन, 12 MT का टेंडर हुआ था एंड इट हैड अ सप्लाई रिक्वेस्ट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 7 lakhs tons from the handful of gencos for blending with the domestic coal। हालांकि कहना कि अप्रॉक्सीमेटली 1.4 MT का ऑर्डर आया था, जिसमें से 7 लाख टन्स का जो ऑर्डर था वो विड्रॉ कर लिया था पावर जनरेटिंग कंपनीज, और अभी तक अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 टन्स का जो ऑर्डर है वो डिस्पैच किया जा चुका है, और 3,50,000 टन्स का जो ऑर्डर है वो अभी फिलहाल के लिए प्रोसेस में है एज पर द CIL एग्जीक्यूटिव। CIL ने पहला जो टेंडर था अप्रॉक्सीमेटली जून के मंथ में फ्लोट किया था एंड इट आइडेंटिफाइड 26 बेनिफिशरीज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट द CIL रिसीव्ड फ्रॉम स्टेट्स एंड प्राइवेटली ओन जनरेटिंग कंपनीज। और जो टॉप जनरेटिंग कंपनीज रहीं, तमिलनाडु जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड कोलकाता बेस्ड CESC, DB पावर इन छत्तीसगढ़ एंड कोल वॉशरी फ्रॉम firm called ACB। So this is the business between CIL and Gencos April, May, June, July, August and September। क्यों ये न्यूज़ हम कवर कर रहे हैं? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने डोमेस्टिक कोल की ब्लेंडिंग को मैंडेटरी कर दिया था फॉर पावर जनरेटिंग कंपनीज इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स बिल, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द इम्पोर्ट्स ऑफ कोल, in order to reduce the imports on dependency on other countries, and this is the stock position of coal with the power plant। so कितना imported coal है, कितना domestic coal है, और किस तरह के प्लांट्स के पास कितना कोल रिजर्वोयर्स है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। एप्पल बिगन मेकिंग iPhone 14 इन इंडिया। सो एप्पल INC ने मंडे को अनाउंस किया है कि वो iPhone 40 सीरीज के जो असेंबलिंग है वो इंडिया की तमिलनाडु में जो फैक्ट्री है उसमें स्टार्ट करेगी, एंड विद दिस कंपनी हैज़ अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन बाय नैरोइंग द गैप बिटवीन द डेज ऑफ आईफोन फ्रॉम ग्लोबल लॉन्च and from the availability in the Indian store। ग्लोबल लॉन्च कब हुआ? 7 September। इंडियन स्टोर्स में कब अवेलेबिलिटी होगी? कब अवेलेबिलिटी हुई? 16 September। इसके अलावा जो टाइम गैप है उसको भी रिड्यूस करेगा आईफोन। इसके अलावा एप्पल जो है वो कॉस्ट रिडक्शन पर भी फोकस करेगा। जो नए मॉडल्स आए हैं, ऐसा कहा जा रहा है, उनका प्राइस जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ द एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटीज़। जब इंडिया में असेंबल होगा तो कस्टम ड्यूटीज़ जो है वो नहीं पे करनी पड़ेंगी, और बहुत सारे अदर कॉस्ट कंसिडरेशंस के को देखते हुए प्रॉबेबली ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि कम टाइम में कम प्राइस में इंडिया में iPhone 40 अवेलेबल होगा। और आगे के लिए भी एप्पल इज़ स्पीडिंग अप द प्रोडक्शन रोल आउट्स इन इंडिया। और अगर हम पिछली कुछ सीरीज़ का लॉन्च देखें कि जो लॉन्च या टाइम लैग रहा ग्लोबल लॉन्च से इंडियन मार्केट में अवेलेबिलिटी का, तो जो आईफोन ऐसी था उसमें 14 महीने लिए, 14 महीने पहले वो ग्लोबल मार्केट में लॉन्च हो चुका था जब वो इंडिया में अवेलेबल हुआ। इसके आईफोन 11 10 मंथ्स, आईफोन 12 5 मंथ्स, आईफोन 13 7 मंथ्स एंड आईफोन 14 इज़ नाउ 10 डेज। और उसका रीज़न कि इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया में ही असेंबल्ड हो रहा है। मैन्युफैक्चरिंग करना तो ठीक नहीं है, वो असेंबलिंग हो रही है इंडिया में। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। गवर्नमेंट मूव्स टू फेज आउट कोडीन ड्रग सेलेक्ट FDC। सेंटर जो है कोडीन बेस्ड जो कफ सिरप्स हैं उनको फ़िलहाल के लिए फेज़ आउट करने जा रही है। तो कुछ कोडीन बेस्ड कफ सिरप्स एंड सम फिक्स डोज कॉम्बिनेशन FDs ड्रग हैं, उनको इरेशनल बताते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट अब ये डिसीजन लेने जा रही है कि इन सारी ड्रग्स को, कफ सिरप जो कोडीन जिसमें होती है या जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स होती हैं, उनको मार्केट से रोल आउट कर दिया जाए, उनको मार्केट से ख़त्म कर दिया जाए। रीज़न बिहाइंड, रिसेंटली NCB ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक ग्रुप को अरेस्ट किया था जो कि ड्रग स्मगलिंग कर रहे थे यूपी और मुंबई में, जहाँ पर इनसे अप्रॉक्सीमेटली कोडीन बेस्ड सिरप जो है 13,248 बोतल्स जो है वो कोडीन बेस्ड ड्रग कोडीन बेस्ड कफ सिरप की रिकवर करी गई थी, जिसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1600 kg था। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये नारकोटिक्स या नशे के लिए यूज़ होती है, इसलिए गवर्नमेंट अब इस प्रपोजल को भी कंसीडर कर रही है कि इस तरह की जो ड्रग्स है, कोडीन बेस्ड ड्रग्स जो है वो मार्केट से रोल आउट कर दी जाए। इसको लेकर के इंडस्ट्री में मिक्स वॉइस है, मिक्स ओपिनियन है।
इंडस्ट्री इज़ बेसिकली डिवाइडेड ऑन दिस एलिमिनेशन ऑफ कोडीन बेस्ड कफ सिरप। कुछ जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, जो कुछ इंडस्ट्रीज हैं, उनका ये कहना है, कंपनीज उनका ये कहना है कि शुड नॉट बी रिमूव, कुछ क्या कहना है कि ये रिमूव्ड हो जानी चाहिए। सो लेट अस सी कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन जो है वो रडार में है। तो ये कॉम्बिनेशन जो है वो रडार में है एफडीसी के और कोडीन बेस्ड ड्रग्स के, जिसको गवर्नमेंट फिलहाल के लिए रिमूव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये नशा कॉज करते हैं, दैट कैन बी टेकन एज अ ड्रग एडिक्शन, क्योंकि इसका मिसयूज़ होता है इंटॉक्सिकेशन के लिए। अब कई सारे ड्रग रैकेट्स जो हैं वो बस्ट हुए हैं रिसेंट कुछ टाइम में, ये सिर्फ पहला ही नहीं है, और इसलिए इसका यूज़ जो है वो इरेशनल है। नाउ दैट इज गवर्नमेंट इज एक्चुअली ट्राइंग टू एलिमिनेट दिस टाइप ऑफ ड्रग्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ एमिड द ग्लोबल हेडविंड। तो जिस तरीके से इस समय ग्लोबल सिचुएशन है, ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जो हमारी 2015 की जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसको 6 महीने के लिए और एक्सटेंड कर दिया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंडे को अनाउंस कर दिया कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसको 6 मंथ के लिए और एक्सटेंड कर दिया जा रहा है। जो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए जो प्लानिंग थी, वो 29 सितंबर को नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी गवर्नमेंट जो है वो अनवील करने जा रही थी। बट जिस तरीके से ग्लोबल सिचुएशन चल रही है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट किसी भी तरह का नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं चाहती नई पॉलिसी में, इसीलिए गवर्नमेंट ने इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता सकते हैं कि ये पॉलिसी कब से स्टार्ट हुई थी और कब इसको ख़त्म होना था, और कितनी बार गवर्नमेंट ने इसका एक्सटेंशन किया। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल, तो आपको पता होगा कि हमने हर बार जो एक्सटेंशन है उस न्यूज़ को कवर किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ग्लोबल इकोनॉमी पेइंग प्राइस ऑफ वॉर वॉन ओईसीडी। ओईसीडी स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ओईसीडी ने क्लियरली वार्न किया है वर्ल्ड को, ग्लोबल इकोनॉमीज़ को, कि इस समय जो ग्लोबल इकोनॉमी की सिचुएशन है, इस समय जो रिसेशनरी हेडविंड्स चल रही हैं, जो रिसेशनरी कंडीशंस देखने को मिल रही है, जिस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है, कमोडिटीज़ के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इकोनॉमीज रिसेशन में जा रही हैं, एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस कॉज हो रहे हैं, इंटरनल इम्बैलेंसेस कॉज हो रहे हैं, उन सब का जो रीज़न है वो है वॉर। तो बेसिकली ओईसीडी ने कहा है कि जो वर्ल्ड है, जो ग्लोबल इकोनॉमी है, वो वॉर की कीमत, लड़ाई की कीमत चुका रही है। जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो सिचुएशन जनरेट हुई, वो अभी तक कंट्रोल में नहीं है। जब तक ये वॉर की सिचुएशन ओवरकम नहीं होगी, तब तक की जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी ग्रोथ के पाथ पर नहीं आ सकती। अगर ग्लोबल इकोनॉमीज़ की बात करें, तो जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो उसका एंटिसिपेशन ये था कि 3.0% के ग्रोथ रेट से ग्रो करेगी, जो कि अब प्रोजेक्शन 2.2% तक का रह गया है। रिवाइज प्रोजेक्शन है ऑन द बेसिस ऑफ रशिया यूक्रेन क्राइसिस एज पर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। और इसी वजह से ओईसीडी ने एक रिपोर्ट जो पब्लिश करी, उसका सीधा सीधा नाम दिया है पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर। और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमीज़ के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन करे गए हैं, ग्लोबल इकोनॉमीज़ के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन किए गए हैं। देख सकते हैं कि इंडिया का, जब हमने डिस्कस भी किया कि इंडिया का जो जीडीपी फोरकास्ट है वो अनचेंज है। चाइना का रिडक्शन देखने को मिल रहा है, 4.4% का पहले फोरकास्ट किया था, रिड्यूस करके 3.2। सेम ट्रेंड हमें यूके में भी देखने को मिल रहा है, यूएसए में भी देखने को मिल रहा है, एंड वर्ल्ड एज अ होल भी देखने को मिल रहा था। जो जून 22 में जो फोरकास्ट था वो, और सितंबर 2022 में जो फोरकास्ट है, उसमें कंपैरिजन किया गया। और ओईसीडी का क्लियर कहना है कि द वर्ल्ड इज पेइंग द प्राइस ऑफ वॉर। So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.